स्टोरी की शुरुआत होती है और नरेटर हमसे पूछता है, क्या तुम्हें डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है? और हमें हमारे एमसी को पानी में डूबता हुआ दिखाते हैं। साथ ही वो आगे कहता है, क्या तुम्हें उस डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है जो कि तुम्हें डिफरेंट एंडिंग तक लेकर जाता है? ये इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आखिर तुमने यहाँ पर किस तरीके की चीज को चुना है, और या फिर तुम्हें इस चीज के ऊपर भरोसा है कि इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम यहाँ पर क्या चुनते हो, पर फिर भी तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें ले देकर उसी एंडिंग तक लेकर जाएगी जो कि उसने चुनी हुई है। जिसके तुरंत बाद ही हमें एक काफी ज्यादा बड़ा हाथ दिखाते हैं, जिसके सामने एक लड़की काफी ज्यादा सहमी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके घुटनों से खून भी आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। पीछे भाग रहे लोग कहते हैं कि प्लीज मेरी कोई मदद करो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो कि उन सभी को यहाँ पर मारता जा रहा था। लोग आगे की तरफ भागते हुए कहते हैं कि ये तो ह्यूमन फेस बीस्ट है, जो कि सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि अपनी जान बचा रहे थे और उस ह्यूमन फेस मॉन्स्टर ने कई सारे लोगों की जान ले ली थी। फिर वो उस पहाड़ी के कोने पर आ गए थे, जिसको देखकर कहते हैं कि अब यहाँ पर एंड आ चुका है, हम लोग यहाँ से भागकर नहीं जा सकते, जल्दी से जाओ और कहीं पर छुप जाओ। वो ह्यूमन फेस बीस्ट जोर जोर से रोर कर रहा था और उन सभी को ढूंढ रहा था जो कि छोटे छोटे पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अब यहाँ से कहीं पर भी भाग नहीं सकते थे। वो अपने मन में बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते कि प्लीज मुझे यहाँ पर नोटिस मत करना, प्लीज मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। पर अचानक ही उस लड़की के शरीर पर लार गिरना चालू होती है और अचानक ही उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और जैसे वो बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, जिसको देखकर अब उसके मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकलती, पर फिर भी वो कपकपाते हुए कहती कि प्लीज मुझे मत खाओ। पर अचानक ही वो अपना मुंह खोलता है और उसे यहाँ पर चबा जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की यहाँ पर मर गई थी। उसकी जोर से चिल्लाने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि बाकी सभी की तरह एक चट्टान के पीछे बैठा हुआ था, जो कि अपने आप से ही कहता है, तो यही है डेविल स्टार। ये बिगिनर्स का ट्रायल सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा था कि एक बार जॉब चेंजिंग मटेरियल को इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए डेविल स्टार के ऊपर केवल 5 मिनट के लिए सर्वाइव करना होगा। पर किसी भी नॉर्मल इंसान का यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है कि वो यहाँ पर 1 मिनट के लिए सर्वाइव कर सके, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का मॉन्स्टर है वो सभी उसे काफी ज्यादा डरे हुए थे और बहुत ज्यादा कपकपाए जा रहे थे। फिर एमसी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जियांग काय है और अभी मैं बिगिनर्स ट्रायल के बीच में हूँ, जो कि एक प्लेनेट जिसे डेविल स्टार कहा जाता है। असल में डेविल स्टार एक काफी ज्यादा बड़ा प्लेनेट है जो कि अर्थ के आउटसाइड में अचानक ही न जाने कहां से आज से 50 साल पहले अपीयर हो गया था। पर डेविल स्टार की अपीयरेंस की वजह से अर्थ को किसी भी तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मिला और न ही उसकी वजह से किसी तरीके की डिजास्टर्स अर्थ के ऊपर हुए। इसकी वजह से वो अभी भी अपने ऑर्बिट के अंदर रह सकता था। पर जब से डेविल स्टार यहाँ पर अपीयर हुआ है, उसके बाद से इंसानों और जानवरों के अंदर अजीब सी चीजें होने चालू हो गई हैं। वो अचानक ही मॉन्स्टर्स के अंदर म्यूटेट हो गए, जिनको हम लोग बीस्ट कहते हैं, और वो पूरी दुनिया में हर जगह घूमकर वहाँ पर तबाही मचाया करते हैं। पर बीस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इंसान की टेक्नोलॉजी चाहकर भी अभी उस चीज को हैंडल नहीं कर सकती। इसकी वजह से इंसानों को उन्होंने ऐसा पुश किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनके खात्मे तक पहुँचने वाले थे। पर उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने की पीरियड के समय पर इंसानों ने इस चीज के बारे में पता लगाया कि धरती पर अचानक ही कई सारे मिस्टीरियस टेलीपोर्टेशन पोर्ट्स ओपन हो गए थे, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर जैसे इंसान उसके अंदर जाते हैं तो वो डिजिटली डेविल स्टार के अंदर पहुंच जाते हैं, और जिस समय वो लोग डेविल स्टार के ऊपर पहुंचे उन लोगों ने इसके बारे में पता लगाया कि असल में डेविल स्टार अंदर से एक काफी ज्यादा बड़ा हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड है। इंसान यहाँ पर आकर कई सारे वैल्यूएबल ऑक्यूपेशन के अंदर अपना को चेंज कर सकता था। हर एक यहाँ पर स्टेट्स, इक्विपमेंट, स्किल्स और यहाँ पर साथ ही लेवल अप भी कर सकते हैं, जैसा कि कोई गेम कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स को ऑब्टेन करता है। और उसके अलावा उन लोगों ने इसके बारे में भी पता लगाया कि अगर वो डेविल स्टार के ऊपर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो ये सुपरनेचुरल पावर बैक टू अर्थ तक लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर धरती पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान भी इस रियल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल उन बीस्ट की तरह ही पावरफुल हो गए और अब वो यहाँ पर उन बीस्ट के खिलाफ इन स्किल्स का इस्तेमाल कर उन्हें यहाँ पर हरा भी सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर इंसानियत यहाँ पर सच में इस चीज को ब्रेक थ्रू करना चाहती है और इतने ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना चाहती है, तो उन्हें बस डेविल स्टार के अंदर आकर उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर गेन करने की जरूरत है। और जो लोग डेविल स्टार के ऊपर आने के बारे में डिसाइड करते हैं उन्हें पाथेस्ट राइडर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम लोग प्लेयर्स भी कह सकते हैं। जिसके बाद हमें फिर से उसी बीस्ट का सीन दिखाते हैं जो कि एक एक कर अपने हाथ में जो एक रॉड जैसा हथियार रखे हुए था उसका इस्तेमाल करते हुए सभी चट्टानों को तोड़कर उनके पीछे के आदमी
आदमियों को या फिर औरतों को सबको मारता हुआ आगे जाता जा रहा था। वो सभी यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हैं। काई ये देखकर कहता है कि ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब मैं केवल अकेला ही हूँ जो कि यहाँ पर सर्वाइवर बचा है, पर अब यहाँ पर भागने की कोई भी जगह नहीं है, तो आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। और वो उस बीस्ट को देखता है जो कि धीरे धीरे कर उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था, जिसके बाद वो अपने रॉड को उठाता है और वो जहाँ पर काई था उसकी चट्टान पर मारने ही वाला था। ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए पैसा बचाया था वो सब मैंने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आता है, जहाँ पर उसकी छोटी बहन कहती है कि अगर भाई आप सच में डेविल्स स्टार के ऊपर जाना चाहते हो तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, जिससे मैं आपके लिए काफी सारा पैसा कमा सकूं। इसलिए काई उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरी छोटी बहन ने मेरे लिए पैसा कमाने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना किया। वो भी छोटी सी उम्र में वो दूसरों के लिए काम करने के लिए जाती थी, जिससे मैं यहाँ पर डेविल्स स्टार के अंदर आ सकूं। और मेरा बड़ा भाई अभी भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है, इसके बाद भी कि उसका एक किडनी फेल हो चुकी है। अगर उसकी सही समय पर सर्जरी फीस नहीं दी तो 2 महीने के बाद वो शायद ऐसा हो सकता है कि मारा जाए। इसलिए वो इसके बारे में सोच कर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था और आगे कहता है, और इस सब के बाद भी मैं यहाँ पर अपनी जॉब को भी चेंज नहीं कर पा रहा। मैं अपनी फैमिली का वो सारा पैसा लेकर जो कि उन्हें कड़ी मेहनत कर बचाया था उसे लेकर अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और हमें दिखाते हैं कि वो बीस्ट अपने रॉड को लेकर उस चट्टान के ऊपर दे मारता है। ये देखकर काई कहता है कि नहीं, और वो आगे की तरफ भागते हुए कहता है कि इस तरीके से बस यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार करने के बजाय मुझे अपनी जान को अपनी फैमिली के लिए एक बार तो रिस्क में डालना ही होगा। और ये सोचकर वो झल्ली से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो पीछे की तरफ देखता है कि वो रॉड उसके कंधे में आकर धंस गई है, जिसकी वजह से अब वो उल्टा होकर गिरने लगा था। वो गिरते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर बस कैसे भी कर अपनी जो आखिरी चांस बचा है जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ उसे यहाँ पर बचाना ही होगा। और हम उस बीस्ट को दिखाते हैं जो कि ऊपर से काई को यहाँ पर नीचे गिरता हुआ देख रहा था, और सच में उसकी शक्ल देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। वो भी उसे गिरता हुआ देख रहा था और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो यहाँ पर मर जाएगा। पर तभी सिस्टम की बीप बीप की आवाज आती है और तभी अचानक ही उसकी नजरों के सामने यहाँ पर पैनल आ जाता है। वो गिरते हुए पैनल को देखता है जो उसे बताता है कि उसे कांग्रेचुलेट कर बताया जाता है कि जिस तरीके के उसके एक्शंस हैं उसे मिलियंस में से 1 चांस मिला है, इसलिए उसने यहाँ पे एक सीक्रेट प्रोफेशन को अनलॉक किया है। और इसलिए उसका जो सीक्रेट प्रोफेशन है वो उसे बताना चालू करते हैं और सिस्टम उसे बताता है कि वो यहाँ पे एक गैम्बलर बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि काई काफी ज्यादा ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह सही सलामत था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कि आखिर मैं इतने ज्यादा ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, और जो सारी इंजरीज मुझे हुई थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। तो अचानक ही उसके सामने एक रोशनी अपेयर होती है और डिंग डिंग की आवाज आती है, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। और एआई उसके सामने अपेयर होते हुए उससे कहती है कि ये सब इसी वजह से क्योंकि तुमने सही समय पर अपने जॉब को चेंज कर लिया था, इसकी वजह से एट्रीब्यूट्स रिफ्रेश हो गए और तुम्हारी फुल लाइफ भी पूरी तरह से रिस्वैम्प हो गई। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है जो कि असल में एक एआई है। काई उसको देखकर कहता है कि तुम तो डेविल्स स्टार की एग्जिस्टिंग एआई हो। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो उसे यहाँ पर उसकी जॉब चेंज करने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है और उसे उसका जो गैम्बलर प्रोफेशन था उसके टैलेंट से बताना चालू करती है। और काई का सबसे पहला टैलेंट मल्टीप्लायर था। इसके अंदर सिस्टम से उसे जो भी रिवॉर्ड मिलेंगे या फिर पेनल्टी मिलेंगी वो भी ट्रिगर होकर 2x से बढ़ जाएंगी, यानी 2x से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पर यहाँ पर 1% चांस रहेगा कि वो सुपर मल्टीप्लाई इफेक्ट को यहाँ पर ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो यहाँ पर 10 गुना बढ़ सकते हैं या फिर पेनल्टी भी 10 गुना तक बढ़ सकती है। और उसके यहाँ पर मल्टीप्लायर टैलेंट को ट्रिगर होने की वजह से उसे यहाँ पर 2-2 टैलेंट एक साथ मिलेंगे जो कि गैम्बलर्स के रहेंगे। ये सुनकर काई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मुझे एक साथ 2 टैलेंट्स मिलेंगे मेरी जॉब चेंज होने के बाद, पर बाकी दूसरों को केवल एक ही टैलेंट मिलता है। एआई से कहती है कि हाँ ये चीज पूरी तरह से सही है और वो बताती है कि ये तुम्हारा सेकंड टैलेंट है जो कि तुम्हारे करंट एट्रीब्यूट से मैच करता है, और वो उसका सेकंड टैलेंट बताती है जो कि सुपर क्रिटिकल है। इसमें यहाँ पर उसके पास 0.1% चांस था, पर अगर वो यहाँ पर किसी को भी काफी ज्यादा पावरफुल क्रिटिकल हिट दे पाता है तो उसका डैमेज उसे 20,000% तक लगेगा। और यहाँ पर जो उसके एट्रीब्यूट्स थे वो टोटल मिलाकर काफी ज्यादा थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। काई पैनल को देखकर कहता है कि बाकी दूसरों को नॉर्मली 20 बेसिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं जब उनका जॉब चेंज होता है, पर मुझे यहाँ पर 36 मिले हैं। एआई बताती है कि ये सब तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट की रिवॉर्ड की वजह से हुआ है और साथ ही ये सब तुम्हारे जॉब चेंज मल्टीप्लायर की वजह से भी हुआ है। ये जानकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं इन्हें भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और वो खुश होते हुए कहता है इसका
मतलब यही है कि अगर मैं जब भी यहाँ पर डेविल्स स्टार के ऊपर लेवल अप करूंगा तो मुझे 20 पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बजाय जहाँ पर लोगों को 10 मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जहाँ पर एक बार लेवल अप होता हूँ बाकी लोग एक ही बार लेवल अप हो पाएंगे, वहाँ पर मैं 2 बार लेवल अप हो सकता हूँ। और वो अपने दूसरे टैलेंट को देखता है जो कि सुपर क्रिटिकल था, जहाँ पर बाकी लोगों को केवल 200% का क्रिटिकल हिट मिलता है, पर उसे यहाँ पर 20,000% का क्रिटिकल हिट मिला था। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है कि भले ही यहाँ पर 0.1% ही क्यों ना हो, पर फिर भी यहाँ पर मेरे पास एक चांस तो जरूर होगा। इसलिए अगर मैं अपने क्रिटिकल हिट चांसेस को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा लेता हूँ तो जो मैं उन्हें डैमेज दूंगा वो सच में काफी ज्यादा एक्सट्रीमली टेरिफाइंग होगा। फिर वो आगे बढ़ता है और नदी के अंदर जो ह्यूमन फेस बीस्ट था उसके वेपन को देखते हुए कहता है, अब बस मुझे जल्दी से जल्दी जैसे तैसे कर मेरे जॉब चेंज को कंप्लीट करना है, जिससे मैं डेविल स्टार के अंदर कुछ पैसे कमा सकूं जो कि मेरे भाई की सर्जरी में काम आएंगे। पर अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारा प्रोफेशन कितना ही कमजोर क्यों ना हो, पर तुम डेविल स्टार के अंदर अर्थ से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पर मैंने कभी भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं किसी हिडन रिक्वेस्ट को यहाँ पर ऑब्टेन कर लूंगा, जिसकी वजह से मुझे एक स्ट्रॉन्ग सीक्रेट प्रोफेशन मिल जाएगा, बिल्कुल गैम्बलर की तरह। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में अब काफी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जिससे मैं अपने भाई की सर्जरी काफी ज्यादा जल्दी करवा सकूं और इससे हम लोग अब फ्यूचर में हमारी काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। पर मेरा जॉब चेंज होना वो तो एक फर्स्ट स्टेप है मेरे बिगनर्स ट्रायल का। पर अब देखते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। वो मैप देखता है कि उसे काफी ज्यादा दूरी पर जाना था जहाँ पर उसे अपने गोल को कम्प्लीट करना है। वो ये देखकर कहता है कि बस वहाँ पर पहुंचकर मैं अपने बिगनर ट्रायल को यहाँ पर कम्प्लीट कर लूंगा। और वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए आगे कहता है कि मुझे बस बिगनर्स एरिया के अंदर पहुंचना है जो कि डिवाइन ग्लोरी सिटी है, वो भी 7 दिनों के अंदर, क्योंकि ये चीज सच में काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि वहाँ पर सही सलामत हमें पहुंचना होगा, क्योंकि जो बिगिनर्स का एरिया है वो मॉन्स्टर से भरा हुआ है और ये मॉन्स्टर तभी खत्म हो जाएगा कि अगर तुम यहाँ पर एक बार मारे जाते हो, जिसके बाद तुम्हें धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। पर भले ही तुम्हारी फिजिकल बॉडी को वापस धरती पर भेज दिया जाता है, जिसको जरा सा भी डैमेज यहाँ पर सफर नहीं करना पड़ता अगर वो यहाँ पर डेविल्स स्टार के अंदर मारे जाते हैं। पर हम लोग डेविल्स स्टार के अंदर फिर से लॉग इन भी कर सकते हैं, पर केवल अमीर लोग ही हैं जो कि इसके बारे में सोच सकते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस नहीं होगा। डेविल्स स्टार के अंदर फिर से लॉग इन करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, पर ये काफी ज्यादा बड़ी किस्मत भी लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से जो अमीर लोग होते हैं वो बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अंदर आ सकते हैं। पर जो मेरे जैसे एक गरीब इंसान होता है उसे केवल एक ही बार में इसे क्लियर करना होगा, क्योंकि मेरे जैसे किसी इंसान के लिए कभी भी दूसरा मौका नहीं होता। पर अचानक ही उसे जंगल के बीच में से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जंगल के बीच में से आ रही थी। वो एक पेड़ के साइड में झुककर सोचता है कि ये रोने की आवाज तो काफी ज्यादा फेमिलियर सी लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें एक सांप दिखाते हैं जो कि अपना बड़ा सा मुंह खोलकर किसी के ऊपर हमला करता है, पर वो लड़का रोते हुए उसे कहता है कि भगवान प्लीज मेरी यहाँ पर कोई मदद करो। और ये बोलकर वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फिस्ट उसके चेहरे पर दे मारता है और वो बार बार काफी ज्यादा पावरफुल फिस्ट से वहाँ पर काफी ज्यादा डरा डरा सा उनके ऊपर हमला कर रहा था। वो कहता है कि बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, मुझे स्नेक से काफी ज्यादा डर लगता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये काई का चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसका नाम जाओ जी है। काई उसको देखकर कहता है कि ये तो सच में जाओ जी है, पर ये लैंड स्नेक से सराउंडेड है, ये सच में इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं, अगर ये किसी ह्यूमन फेस बीस्ट को यहाँ पर एक बार भी बाइट कर ले तो वो भी यहाँ पर मर जाता है। और यहाँ पर तो 3-3 है। तभी वो पीछे से भागते हुए आता है और जाओ जी से कहता है कि तुम जरा से भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। और वो काफी ज्यादा तेजी से आकर उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। जाओजी हैरान होते हुए कहता है कि काई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे बारे में छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इन सांपों के एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा है और ये सच में काफी ज्यादा पॉइजनस है। हमारे जैसे बिगनर्स का यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। पर काई उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और वो रोड जोर से फेंक देता है, पर वो उसके पीछे से जाकर उस सांप के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से वो सांप यहाँ पर मर गया था। ये देखकर जाओजी काफी हैरान होते हुए कहता है कि काई तुमने सच में यहाँ पर एक लैंड स्नेक को मार डाला। काई कहता है कि जैसा मुझे लगा था, मैं जाओजी को यहाँ पर सांपों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं उनके ऊपर पीछे से अटैक कर उन्हें यहाँ पर मार दूंगा। पर अब लगता है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर शिकार करने के बारे में सोचा है और काई के ऊपर 2 बड़े बड़े सांप आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जाओजी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये चीज काफी ज्यादा बुरी है काई, इन सांपों का सच में एजिलिटी काफी ज्यादा हाई है। पर काई उन दोनों ही सांपों के अटैक्स को यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथली जंप करते हुए डॉज कर लेता है और वो बड़े ही आराम से उस रॉड के पास आ जाता है। ये देखकर जाओजी हैरान होते हुए कहता है कि तुम सच में उनके इस अटैक को यहाँ पर डॉज भी कर सकते हो। काई खुश होते हुए सोचता है कि मेरे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुके हैं मेरे जॉब चेंज होने के बाद से, जिसकी वजह से जो मेरे एजिलिटी स्टेट्स है भले ही वो लेवल 1 पर हो, पर बेसिकली देखा जाए तो वो लेवल 2 की तरह है। इसलिए जैसा मुझे लगा था कि लेवल 1 के ये स्नेक्स
बिल्कुल भी मेरे तक नहीं पहुंच सकते। फिर काई उस रॉड को निकालकर जाओजी से कहता है कि उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। वो उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद काई उन सांपों के ऊपर हमला करता है और एक एक करके उन सभी को यहाँ पर मार देता है। जाओजी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैंने केवल उनको थोड़े समय तक ही डिस्ट्रैक्ट किया था और काई ने सच में उन सभी को यहाँ पर मार डाला। काई स्टैट्स को देखते हुए कहता है कि लगता है कि जो मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर स्ट्रेंथ मेरी लो है और हाई एजिलिटी वाला प्रोफेशन है, पर अभी भी मैं उनको काफी ज्यादा अच्छा डील दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं लेवल 1 के जो मॉन्स्टर्स है उन्हें एक ही अटैक में यहाँ पर मार रहा हूँ। इसलिए वो उस रॉड को देखकर कहता है मुझे लगता है कि जो रॉड मुझे ह्यूमन फेस मॉन्स्टर से मिली है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और इसी की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बिगिनर एरिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर अचानक ही जाओजी आकर काई को गले लगा लेता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि वाह, मैंने केवल सुना ही था कि बिगिनर्स मॉन्स्टर के हाथों से यहाँ पर आते से ही मारे जाते हैं, पर तुम तो सच में उन्हें मार पा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा करना कैसे सीख लिया? इसकी वजह से काई की हड्डी पसलियां पूरी तरह से अलग अलग हो गई थी और उसके प्राण पखेड़े उसके मुंह से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर फिर काई अपने आप को संभालते हुए उससे कहता है कि मैं बस काफी ज्यादा लकी निकला और मैंने अपने जॉब चेंज को कम्प्लीट कर लिया है जिससे मैंने गैम्बलर को ऑब्टेन किया है। पर तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत करना कि तुम बाकी लोगों को इसके बारे में बताते फिरो। जाओजी गैम्बलर के बारे में सुनकर कंफ्यूज था, पर वो उससे आगे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, पर जो मेरा प्रोफेशन है वो भी इतना ज्यादा कोई बुरा नहीं है। और वो अपना पैनल खोलकर दिखाता है कि उसका प्रोफेशन एक मार्शल आर्टिस्ट का है। काई भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है इसलिए इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि तुम वहाँ पर 3-3 सांपों के साथ एक साथ यहाँ पर लड़ पा रहे थे। ये प्रोफेशन तो डिवाइन ग्लोरी किंगडम के अंदर 15th रैंक के ऊपर आता है। फिर नरेटर हमें इसके बारे में बताता है कि आगे डेविल्स स्टार पर कितने सारे प्रोफेशंस है, कोई को भी इसके बारे में नहीं पता। पर एक चीज है जो कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें डेविल्स स्टार के अंदर आने के बाद उसे करना ही होता है, जो कि जॉब चेंज होती है। पर ये चीज कि आखिर तुम्हें किस तरीके का प्रोफेशन है जो कि तुम चाहते हो, ये चीज काफी ज्यादा डेस्परेट होती है तुम्हारे जॉब चेंजिंग मटेरियल के ऊपर, जो कि तुम डेविल्स स्टार के अंदर आने से पहले परचेज कर सकते हो यानी खरीद सकते हो। यूजुअली जो ज्यादातर अमीर लोग होते हैं वो 10 मिलियन से भी ज्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉब चेंजिंग मटेरियल को खरीद सकें। इसी वजह से वो लोग इस लायक होते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन से मिलते हैं, जैसे कि एक मार्शल आर्टिस्ट, एक पैलेडन या फिर कोई एग्जीक्यूशनर और ऐसे ही कई सारे। पर जो गरीब लोग होते हैं वो केवल सस्ते ही जॉब चेंजिंग मटेरियल को खरीद सकते हैं। इसकी वजह से जो उनके प्रोफेशंस होते हैं वो सच में काफी ज्यादा वीक होते हैं, पर जो प्रोफेशंस होते हैं वो रैंडमली उन्हें असिस्ट करते हैं। काई उससे कहता है पर एक मार्शल आर्टिस्ट मटेरियल लेने के लिए तुम्हें 50 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करने पड़े होंगे, क्या तुमने शार्क लोन लिया है या फिर कुछ ऐसा ही? वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताऊंगा। काई कहता है कि सच में? तो चलो हम स्नेक की खालों को यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि मैंने सुना है कि वो यहाँ पर पैसों के लिए बिक जाती हैं। काई आगे बताता है कि डेविल्स स्टार के अंदर जो तुम लूट करते हो उसे तुम पैसे के लिए यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हो, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए फिर से पैसा कमा कर दूं। इसलिए हम डेविल्स स्टार के किसी भी आइटम को जैसे टच करते हैं वो बिल्कुल किसी इक्विपमेंट की तरह बदल जाता है और वो यहाँ पर एक कार्ड की तरह डिस्प्ले होने लग जाता है जिसको हम केवल किसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं या फिर सोल्ड कर सकते हैं। पर अभी जो यहाँ पर फाइट हुई है वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गैम्बलर प्रोफेशन एक मार्शल आर्ट प्रोफेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। पर तभी जूजी का ध्यान साइड में जाता है और हमें वहाँ से एक लड़की को आता हुआ दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए उन लोगों को हाई करती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काई उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सु आई आई है, पर ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं स्टाइल को अकेले कर पाऊँ। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर सी थी पर वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ। पर काई उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हम लोगों का यहाँ पर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, अगर तुम भी हमारे साथ रहोगी तो ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पर सुआई आगे बढ़ते हुए कहती कि नहीं, प्लीज मुझको बिल्कुल भी यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाना, मेरा प्रोफेशन एक हीलर का है, मैं तुम्हारे सभी घावों को हील कर सकती हूँ, और अगर तुम फिर से इस तरीके की जहरीले सांप से लड़ते हो तो मैं उसके अंदर से उसकी पॉइजन को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ और उसे तुम्हारे जो वेपन है उसे पावर अप भी दे सकती हूँ, तो प्लीज मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। और ये कहकर वो फिर से ऐसा लग रहा था कि जैसे रोना न चालू कर दे। जाओजी ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम हील और बफ दोनों कर सकते हो, ये तो काफी ज्यादा कूल है। काई हीलर के बारे में कहता है कि तो टॉप 10 हाई लेवल प्रोफेशंस होते हैं उनमें से एक है। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ जाए। अगर मेरी वहाँ पर जॉब चेंज नहीं हुई होती और मैं हील नहीं हुआ होता तो जरूर मैं वहाँ पर पहले ही मारा जा चुका होता। इसलिए काई उससे कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपना और जाओजी का नाम बताता है और कहता है कि हम लोग पार्टी बनाकर अब एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं।
ये सुनकर सुआई उसका बहुत बहुत शुक्रिया करती है। जूजी खुशफुसाते हुए काई से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर अपने मूड को इसलिए बदल लिया क्योंकि तुम्हें ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आ गई? तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सच में मारना चालू कर दूंगा। और उसी समय हमें अर्थ पर डिवाइन ग्लोरी किंगडम का सीन दिखाते हैं, जब पर डीम्स स्टार पोर्टल के बेस नंबर 18 को दिखाते हैं और डाटा रिसर्च लैब के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो कहता है कि आज की ये घड़ी सच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इनकी मदद से हम लोग प्लेयर्स की जो डेविल्स स्टार के अंदर लोकेशन है उसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। वही हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहती है कि बिल्कुल, मैंने तो ये तक भी सुना है कि कई सारी घड़ियां तो ऐसी हैं जो कि मार्केट में आ गई हैं। उनकी मदद से डेविल्स स्टार का जितना भी डाटा है उस सबको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और जितनी ज्यादा अच्छी घड़ी उतनी ज्यादा फीचर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो प्रोफेसर ली से पूछती है कि आखिर न्यू बीज किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मेरी छोटी बहन यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है? और हमें इसके बारे में बताते हैं कि इसका नाम सू लेंग है और ये बिगनर्स ट्रायल की इंस्ट्रक्टर है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल कर मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि कई सारे रिस्ट वॉचेस के जो बिगनर्स है वो पहले ही मारे जा चुके हैं, पर जो तुम्हारी सिस्टर है सुआ, मैं उसको काफी ज्यादा जल्दी देखता हूँ। ये देखकर ऐसा लगता है कि उसने 2 लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी बना ली है। सू लेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो इतनी ज्यादा डरपोक है कि उसे बाकी लोगों की मदद लेनी पड़ी। मैंने स्पेशली उसे इस चीज के बारे में बार बार कहा था कि उसे वहाँ पर किसी भी बिगनर्स के साथ बिल्कुल भी पार्टी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर बिगनर्स ट्रायल के अंदर एक ही जगह पर कई सारे लोग इकट्ठे होंगे तो इस चीज के काफी ज्यादा हाईएस्ट चांसेस रहेंगे कि वो वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। और हमें डेविल्स स्टार का सीन दिखाते हैं कि उन तीनों के पीछे ह्यूमन फेस बीस्ट यहाँ पर आने लगे थे और देखते ही देखते वहाँ पर एक नहीं कई सारे बीस्ट थे जो कि उन लोगों को घेर लेते हैं। और सू लेंग और प्रोफेसर लेन भी इसके बारे में देख लेते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि जो 2 ह्यूमन फेस बीस्ट हैं वो अचानक ही वहाँ पर आ चुके हैं। ये देख कर सू लेन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है कि एक ह्यूमन फेस्ड मॉन्स्टर ही किसी भी न्यूबी को यहाँ पर मारने के लिए काफी है, पर यहाँ पर तो 2 हैं। इसका मतलब तो यहाँ पर अब सर्वाइवल का कोई भी चांस नहीं बचता। और वो आगे बताते हैं कि जो डेथ स्टार के अंदर यहाँ पर लोग मरते हैं वो बिल्कुल उनके कैरेक्टर्स की तरह होते हैं जो कि किसी गेम के अंदर मारे जाते हैं। इसकी वजह से जो अर्थ पर उनकी बॉडी होती है उन्हें किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज नहीं मिलता, पर इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक्सट्रीमली रियल डेथ को एक्सपीरियंस किया है। पर ऐसा होता है कि कई सारे लोगों को मेजर साइकोलॉजिकल ब्लोज होते हैं जिसकी वजह से वो अपने मेंटल बैलेंस को यहाँ पर खो देते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कर मुझे खाए जा रहा था। एक आदमी कांच के ऊपर जीप को फेरते हुए कहता है कि मॉन्स्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इसके बारे में सोचकर सू लेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सू आई को बचाने के लिए जाते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, पर वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, देख के ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर मरने वाली है। ये सुनकर सूलान उससे कहती है क्या? तो प्रोफेसर लिन बहुत ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहते हैं देखकर ऐसा लगता है कि 2 ह्यूमन फेस बीस्ट वो दोनों यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ये सुनकर जितने प्रोफेसर वहाँ पर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सूलान कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें अभी से 3 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 2 बीस्ट ने उन तीनों के ऊपर हमला कर दिया था और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। जाओजी वहाँ से भागते हुए कहता है कि मेरे भगवान, आखिर अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? वो तो रोने लग गया था। जू आई भागते हुए कहती है देखकर लगता है कि जो ह्यूमन फेस बीस्ट है वो काफी ज्यादा तेज भागते हैं। काई उन लोगों से काफी ज्यादा तेज भाग रहा था। ये देखकर कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनकी स्पीड बिल्कुल मुझसे काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से वो बीस्ट उन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे। इसलिए काई जल्दी से वहाँ पर रुक जाता है और जाओ और सू आई से वो कहता है कि तुम लोग जल्दी जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे रहकर इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। ये देखकर जाओजी तो यहाँ पर रोने लग गया था। काई कहता है कि मैं उन्हें जितना हो सकेगा उन्हें यहाँ पर रोक कर रखूंगा। साथ ही वो कहता है कि हम तीनों यहाँ पर मारे जाएंगे अगर वो इस तरीके से हमारा पीछा करते रहे। मैं यहाँ पर रहकर इस चीज को देख सकता हूँ, क्या पता कि मैं इस बीस्ट को यहाँ पर मार सकूं। और ये कहकर वो ह्यूमन फेस बीस्ट के ऊपर उस रॉड से अटैक कर देता है। ये देखकर वो वहीं कहीं रुक गया था और जैसे ही काई जंप कर उस बीस्ट की छाती में अपनी रॉड को धसा देता है। इसकी वजह से उसके अंदर से खून आने लगा था, जो देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मैंने इसे धसा दिया। पर तभी उसके चेहरे पर उस बीस्ट का हाथ लगने वाला होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और वो बीस्ट अपने हाथ से उसे जो काफी ज्यादा पावरफुल हिट देता है। इसकी वजह से काई काफी ज्यादा दूर जाकर सड़क कर एक चट्टान से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो चट्टान में यहाँ पर चकनाचूर हो गई थी। काई कहता है कि जो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स हैं देखकर लगता है कि उनकी काफी ज्यादा हेल्थ है, मैं उन्हें एक हिट में यहाँ पर इस तरीके से नहीं मार सकता। तभी वो दोनों बीस्ट आकर काई के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर काई कहता है कि मैं सच में इस तरीके किसी नोबल ट्रायल के अंदर मरने वाला हूँ। लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा
जल्दी खत्म होगी। जाओजी और सुआई दोनों ये देख रहे थे और वो देखकर कहती है कि लगता है कि काई सच में काफी ज्यादा खतरे में है, हमें जल्दी से जाकर उसको बचाना चाहिए। जाओजी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो काई की मदद तो करना चाहता था पर उसके पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ पर रेजिडेंशियल एरिया का सीन दिखाते हैं। जाओजी की माँ एक आदमी के लिए चाय बनाकर लेकर आ रही थी और वो उसे कहती है तो आप ही वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है जिसने जाओजी को वो जॉब चेंज करने का मटेरियल दिया था। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर आप मेरे जाओजी के लिए इतने ज्यादा पोलाइट क्यों हैं, पर वो देखने में काफी ज्यादा लंबा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, पर उसके अंदर जरा सी भी इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो डेविल्स स्टार के ऊपर किसी मॉन्स्टर का सामना करने की कोशिश करेगा तो वो तो इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो उसे फाइट नहीं कर पाएगा। वो टोपी वाला आदमी उस चाय को लेकर हंसते हुए कहता है कि जाओजी की माँ, भले ही आपको ऐसा लगता है कि आपका लड़का किसी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा डरने वाले इंसानों में से है, पर मैंने इस चीज के बारे में पता लगाया है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा जब भी वो ये देखेगा कि किसी को उसकी जरूरत है, और वो कभी भी उस इंसान को पीछे नहीं छोड़ेगा। और हमें फिर से जाओजी को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो जोर से चिल्लाते हुए आगे की तरफ भागता है और जैसे वो मॉन्स्टर काई को यहाँ पर आकर हिट करने वाले होते हैं, पर वो अपने मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को धकाते हुए पीछे की तरफ ले जाता है और काई की यहाँ पर जान बचा लेता है। जिसके बाद वो काई से कहता है कि तुमने मेरी रक्षा करी जैसे कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरपोक हूँ। काई भी ये देखकर हैरान था कि जाओजी उसके सामने खड़ा हुआ था पर वो अभी भी कपाए जा रहा था, पर जाओजी उसे कहता है कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए भाइयों को हमेशा केवल एक साथ ही चलना चाहिए, न कि अलग अलग। ये सुनकर काई काफी ज्यादा हैरान था और जाओजी उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और जैसे ही जूजी का ये अटैक उस मॉन्स्टर को लगता है, ये अटैक सच में इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से जमीन के ऊपर भी क्रैक्स आ जाते हैं। काई भी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर जूजी सच में एक ही ब्लो में इस मॉन्स्टर को हरा देगा, पर उसका जो डैमेज है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। पर जैसे वो ये देखता है कि उसने अपने एक ही पंच में यहाँ पर उस बीस्ट को हरा दिया था, वो देखकर कहता है पर इसका जो मार्शल आर्ट कंट्रोल है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अचानक ही वो यहाँ पे हील होना चालू हो गया था, जो देखकर वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो देखता है कि सुआई यहाँ पर उसको हील कर रही है, जो कि उससे कहती है कि तुम एक मिनट के लिए वहाँ पर बैठे रहो। पर काई चिल्लाते हुए सुआई से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आगे की तरफ क्या कर रहे हो, जल्दी से पीछे की तरफ जाओ, तुम्हारा कोई भी कॉमेट प्रोफेशन नहीं है। पर वो रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। एक डॉक्टर हमेशा घावों से मिलता रहता है, इसलिए इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि मैं भले यहाँ पर कितनी क्यों न डरी हुई हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। साथ ही वो सोचती है क्योंकि पहले मेरे फादर उन बीस्ट की टाइट से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, पर वहाँ पर ज्यादा मेडिकल सपोर्ट न होने की वजह से आखिर में उनकी मौत हो गई थी। इसलिए इसके बारे में सोचकर वो कहती है कि तुम मेरे एक टीम मेंबर हो जिसको एक सपोर्ट की जरूरत है। उसने यहाँ पर इतना ज्यादा माना को इस्तेमाल किया था कि काई की एचपी पूरे 100% हो जाती है और उसके जितने भी घाव थे वो पूरे से हील हो जाते हैं। काई उठकर कहता है अगर ऐसा है कि तुम यहाँ पर मौत से जरा सा भी नहीं डरती। साथ ही वो सोचता है अब भले ही अगर हम तीनों यहाँ पर है, पर हम तीनों भी मिलकर उसे इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे सकते कि उस ह्यूमन फेस बीस्ट को यहाँ पर मार सके। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि रुको, और उसे सुआई की वो बातें याद आती जब वो पहली बार मिली थी। उसने कहा था कि वो किसी भी तरीके के पॉइजन को एक्सट्रैक्ट कर कर वो उसके वेपन की पावर को यहाँ पर बढ़ा सकती है। इसलिए काई चिल्लाते हुए सुआई से कहता है जैसा तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर स्नेक के वेपन को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकती हो। वो कहती कि हाँ, तो वो अपने पास से एक स्नेक को निकाल कर कहता है क्या तुम जूजी को हील करते हुए मेरे वेपन पर स्नेक पॉइजन को लगा सकती हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। वो यहाँ पर जैसे उस पॉइजन को निकाल कर काई के वेपन के ऊपर लगाने लगती है, वो यहाँ पर धीरे धीरे कर उसके अंदर इंसर्ट होने लगा था। ये देखकर वो कहता है कि अब लगता है कि यही केवल एक आखिरी रास्ता है, लगता है कि इस मेथड से हम यहाँ पर जरूर जीत सकते हैं। इसलिए अब मैं किसी भी ह्यूमन फेस बीस्ट का यहाँ पर जो डैमेज है उसे विड्रॉल नहीं कर सकता, पर जूजी कर सकता है। पर मेरे अटैक्स भी यहाँ पर इन बीस्ट को मारने के लिए काफी नहीं है, पर सुआई है जो कि यहाँ पर हमारे अटैक्स को इंक्रीज कर सकती है। और अब वो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी सोचता है कि किस तरीके से आखिर वो यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। अब जैसे उसका पॉइजन अपग्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, काई आगे बढ़ते हुए कहता है इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि एक न्यू कवर काफी ज्यादा कमजोर होता है। वो जूजी से कहता है कि इस बीस्ट को मेनली कंट्रोल करो। वो कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अपने काफी ज्यादा पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और आगे सोचता है जब तक हम तीनों एक साथ किसी टीम की तरह काम करते रहेंगे और हमारी ड्यूटीज को यहाँ पर परफॉर्म करते रहेंगे तो यहाँ पर एक रास्ता है जिसे न्यू कमर किलर ह्यूमन फेस बीस्ट कहते हैं, उसे लड़ाई कर उसे भी मार सकते हैं। और ये कह
कहकर जैसे काई उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जैसे ही अपना पिलर उसके अंदर धसाता है कहता है कि नरक में जाओ। और इस अटैक की वजह से उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि यहाँ पर जो ह्यूमन फेस बीस्ट होता है वो आखिर में मारा जाता है। इसकी नोटिफिकेशन आती है, ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जूजी और सुआई दोनों ही कहते हैं क्या ये चीज सच में यहाँ पर काम कर गई। इसकी वजह से उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। पर अपने एक साथी को मरा हुआ देखकर दूसरा बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में रोर करना चालू कर देता है। पर अब वो तीनों सोचते हैं कि यहाँ पर ये टीम वर्क सच में काम कर रहा है। अब भले यहाँ पर एक और क्यों ना हो, पर अगर अब हमें तरीका पता है तो हम सब यहाँ पर उसको आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सुआई पीछे से उन दोनों को हील करना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ लेन काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती क्या जितना भी वॉच का डाटा है यहाँ पर शो करो, क्या सच में उन लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन फेस बीस्ट को मार दिया। पर वो बीस्ट तो न्यू कमर्स के किसी भी ग्रुप को आसानी से चीर फाड़ सकता है, तो आखिर इन तीनों ने ऐसा कैसे कर दिया। प्रोफेसर ली कहते हैं कि बिल्कुल, पर सुआई की वॉच के जो डाटा है वो देखकर समझ में आता है कि उसके अंदर कोई भी किलिंग एबिलिटी नहीं है। और उसकी टीम की जो एक्सप्लोरर है वो भी काफी ज्यादा वीक है फर्स्ट लेवल डैमेज के लिए। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी टीम में अब केवल एक ही लड़का बचता है जो कि काई है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि उसका जो ऑक्यूपेशन है उसे हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान थी और लेन कहती है क्या उसका ऑक्यूपेशन ढूंढा ही नहीं जा सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोचती है कि उसने यहाँ पर 2 ह्यूमन फेस बीस्ट को मार दिया पर उसका कोई भी प्रोफेशन नहीं ढूंढा जा सकता। आखिर ये न्यू कमर आखिर किस तरीके का कैरेक्टर है, आखिर ये है कौन। और दूसरी तरफ हमें उन तीनों का सीन दिखाते हैं और काई ने उन दोनों ही मॉन्स्टर्स की क्रॉप्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया था। वो तीनों ही जमीन पर लेटे हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सुआई कहती है कि सच में हम लोग यहाँ पर सक्सीड हो गए, हम लोगों ने यहाँ पर कर दिखाया। जूजी कहता है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ब्रदर काई तुम सच में इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के निकले। सुआई कहती है कि अब हमारे पास इतनी ज्यादा ताकत है कि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फेस बीस्ट का सामना कर सकते हैं, तो हम लोग काफी ज्यादा सेफली ट्रायल के एंड तक भी पहुंच सकते हैं। जूजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम लोग डायरेक्टली एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा सकते हैं। काई कहता है कि इतनी भी ज्यादा जल्दी मत मचाओ, हमारे पास काफी ज्यादा समय है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो हमें बिल्कुल भी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े से कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि काई आखिर यहाँ पर क्या बात कर रहा है। काई कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, पर क्या तुम्हें पता है कि ये पॉइंट्स जब हम लोग ट्रायल को पास कर लेते हैं तो कैलकुलेट होते हैं, इसलिए अगर तुम स्टैंडर्ड के टॉप 3 रैंक के अंदर आ जाते हो तो जो मिलिट्री है वो तुम्हें यहाँ पर इक्विपमेंट के साथ रिवॉर्ड करती है। कहा जाता है कि जो इक्विपमेंट्स मिलिट्री की तरफ से रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो जितने भी न्यूबीज होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ग्रेटली हेल्पफुल होते हैं और उनकी मदद से डेविल्स स्टार के अंदर काफी ज्यादा जल्दी डेवलप किया जा सकता है। और अब हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और उन मरे हुए मॉन्स्टर्स को पॉइंट की तरह रिडीम कर सकते हैं। और अगर हम लोग और भी ज्यादा पॉइंट्स को कमाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग टॉप 3 के अंदर आ जाए। तो क्यों न हम लोग मॉन्स्टर्स को फार्म करें और बहुत सारे पॉइंट्स को कमा ले, जिससे हमें मिलिट्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर अभी भी ऐसी कई सारी बातें थी जो उन दोनों के ऊपर से जा रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। पर फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं कि रात हो चुकी थी और वो लकड़ियों से खटपट खटपट कर रहे थे। जाओजी कहता है कि काई क्या सच में तुम इस तरीके के मेथड से कई सारे पॉइंट्स कमाना चाहते हो। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पर लगता है कि तुमने कई सारे लैंड स्नेक को मेरी तरफ भेज दिया है, तो इसकी वजह से क्या सबसे पहले मुझे मरना होगा। और ये सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसकी आंखों फिर से आंसू आ जाते हैं। काई हंसते हुए कहता है कि बहादुर बनो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट की अप्रेंटिस हो और उसके अलावा जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर फाइट करने के अलावा रेजिस्टेंस के भी हैं। और इसके अलावा सुआई भी है जो कि हमें किसी भी समय पर ट्रीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अगर तुम यहाँ पर मरना भी चाहते हो तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है और न ही ये इतना ज्यादा आसान है। और ये कहकर वो ऊपर से जंप करता है और जितने भी लैंड स्नेक उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, काई आकर उनके ऊपर अटैक कर काफी आसानी से उन सभी को मार देता है। नोटिफिकेशन में बताते हैं कि उसने यहाँ पर तीनों लैंड स्नेक को मार दिया था, जिसके बाद वहाँ पर और भी कई सारे लैंड स्नेक आना चालू हो जाते हैं, जिनको देखकर वो कहता है क्योंकि डीमन स्टार का यही रूल है कि जो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा उसे अकेले को सारा का सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी वजह से सबसे पहले मुझे अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर अपग्रेड करना होगा, जिससे मैं मॉन्स्टर्स को मार सकूं, जिससे मुझे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाए। और जैसे ही वो अटैक करते हैं वो काफी ज्यादा आसानी से उन सभी को मार देता है और आगे कहता है जिससे मैं सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ और एजिलिटी मेरी टीम की सेफ्टी को गारंटीड करेगी। और अब एक दिन के बाद जब रात हो जाती है, उनने यहाँ पर इतने सारे लैंड स्नेक को मारा था कि वहाँ पर लैंड स्नेक की लाशों के ढेर लगे हुए थे। पर इसकी वजह से लैंग लेवल अप हो गया था और अब वो लेवल 2 पर आ गया था और उसके गेमल प्रोफेशन की वजह से उसके एट्रीब्यूट थे वो डबल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छा है, क्योंकि लैंड स्नेक को एक दिन तक मारने के बाद आखिरकार मैं लेवल 2 तक पहुँच गया हूँ। सुआई उसको कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसने लेवल अप कर लिया था। जाओजी कहता है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि अगर तुम यहाँ पर किस तरीके के एट्रीब्यूट्स को चेंज करने वाले हो। तो वो बताता है कि अपग्रेड होकर मेरे
पास 20 एट्रीब्यूट पॉइंट है और अभी लेवल 2 पर टोटल एट्रीब्यूट 56 है, जो कि इतने ज्यादा बुरे नहीं है। पर ये सुनते ही जैसे उन दोनों के ऊपर पहाड़ गिर गया था और काफी ज्यादा बड़ी बिजली आ गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों की मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। जाओजी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी लेवल अप्स होते हैं तो केवल 4 एट्रीब्यूट्स के अंदर बढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी और मेंटल पावर। पर नॉर्मल लोगों को जब भी वो लेवल अप होते हैं तो उन्हें केवल 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। आखिर तुम्हें 20 कैसे मिल सकते हैं? और उसके टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट केवल 56 थे। पर सुआई को तो अब चक्कर आने लग गए थे। वो कहती है इसके अलावा लेवल 2 पर एट्रीब्यूट पॉइंट वो भी 56। देखकर लगता है कि उसे कंपेयर किया जाए तो वो लेवल 4 पर होगा। ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और बेचारी की टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स केवल 12 थे। तो काई उन दोनों को समझाना चालू करता है और कहता है कि असल में ऐसा नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन का फीचर है, क्योंकि वो मेरे जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं उन्हें अपग्रेड कर डबल कर देता है। पर इसके साथ जो मेरी पनिशमेंट होती है वो भी यहाँ पर डबल हो जाती है। पर इस चीज के बारे में याद रखना कि ये मेरे एक सीक्रेट है, इसलिए इसे किसी को मत बताना। सुआई ताली बजाते हुए कहती है कि वैसे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर देखकर लगता है कि जो प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जाओजू भी गुस्सा करते हुए कहता है लगता है कि जो मेरा मार्शल आर्ट है वो तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और तभी साइड में से डिंग डिंग की आवाज आती है और साइड में से एआई अपीयर होते हुए उसे बताती है कि अब प्लेयर यहाँ पर प्रोफेशन स्किल को ऑब्टेन कर सकता है, क्योंकि अब वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है। पर उसका जो गैम्बल प्रोफेशन है वो यहाँ पर ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से उसके पास प्रोफेशन के 2 स्किल्स होंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या मुझे यहाँ पर 2 स्किल्स मिलेंगे? ये जानने के बाद वो दोनों भी हैरान होते हैं। जाओजी कहता है कि सच में तुम्हारी ये स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर एआई उसे स्किल्स देना चालू करता है और सबसे पहला स्किल उसका घोस्ट हेड फ्लाइंग कार्ड था। इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी चीज को काफी ज्यादा जोर से फेंक सकता है, जिसकी वजह से जो उसका टारगेट होगा उसे 200% का डैमेज मिलेगा। पर इसकी वजह से जो उसकी मेंटल पावर होगी उसे 100% तक कंज्यूम कर लिया जाएगा। और उसके पास जो दूसरा प्रोफेशन स्किल आता है वो घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन था। इसकी मदद से वो काफी ज्यादा दूर तक देख सकता था और उसकी जो ट्रैकिंग एबिलिटी है वो 50% से इंक्रीज हो गई थी। पर इसमें भी उसकी जो मेंटल पावर थी उसे 100% तक कंज्यूम कर लिया जाएगा। काई ये देखने के बाद कहता है कि ये दोनों लॉन्ग रेंज स्किल्स हैं, पर अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर मैं इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर देखकर लगता है कि जो गैम्बलर है वो एक रिमोटली आउटपुट प्रोफेशन है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, तो अब हम लोग और भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मॉन्स्टर का शिकार कर सकते हैं। सुआ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, पर जाओजी कहता है कि जरा इस बच्चे को प्रिटेंड करता हुआ तो देखो। जिसके बाद हमें अर्थ पर 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं कि लैंग अभी भी डिस्प्ले को ही देख रही थी। प्रोफेसर ली उसके पास आकर उससे कहते हैं कि अब इस चीज को 2 दिन हो चुके हैं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी बहन अभी भी वापस जिंदा होगी। पर सू लैंग हंसते हुए कहती है कि हाँ, पर ये न्यू टीम अभी भी सर्वाइव कर रही है। देखकर लगता है कि काई के अंदर अभी भी काफी ज्यादा ताकत बची हुई है। पर वहीं तेजी से एक सोल्जर भागता हुआ आता है और ठपाक से गेट खोलकर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, हमें जल्दी से नोविस एरिया को यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि नोविस ट्रायल अब लगता है कि काफी ज्यादा बड़े खतरे में है। ये काफी ज्यादा बड़ा अलर्ट है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आगे बताता है सुपरवाइजर्स ने ये डिटेक्ट किया है कि कंट्री एल ने यहाँ पर स्ट्रॉ अवे को हमारी कंट्री के नोविस एरिया को इन्वेट करने के लिए इस बार भेजा है, और ये काफी ज्यादा बड़ा लार्ज स्केल इन्वेजन है। और एक हायर अप अंदर आते हुए कहता है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन के लिए तैयार होना होगा। और हमें इनके बारे में बताते हैं कि ये सुप्रीम कमांडर वी यिंग है। सुलिन कहती है कि मैसिव स्टे अवे इन्वेशन क्या सच में ये पूरी तरह से रियल है? विलिंग उससे कहता है कि सुलिन, अगर ये चीज यहाँ पर फेक होती तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आता। सुलिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बताती है कि स्टार अवे सिटी एल के कुछ लोगों के ऐसा ग्रुप है जो कि न्यू कमर्स को मारने के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया जाता है, जिससे वो दूसरी कंट्रीज की जो डेवलपमेंट होती है उसे यहाँ पर रोक सके। क्योंकि डीमस स्टार का ये रूल है कि नोविस ट्रायल के अंदर कोई भी एडवांस प्लेयर नहीं जा सकता, जिससे वो नोविस ट्रायल के अंदर किसी भी न्यू कमर की हेल्प कर सके। इसलिए केवल न्यू कमर्स ही हैं जो केस को अपने आप से ही खुद से पास कर सकते हैं। पर कंट्री एल के एग्जीक्यूटिव प्रोफेशंस स्टार अवे काफी ज्यादा अलग है। वो स्टार अवे के ऐसे प्रोफेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिलाई करते हैं जिससे वो दूसरी कंट्रीज के नोविस एरिया के अंदर जा सके और दूसरी कंट्रीज उनके ऊपर काउंटर अटैक भी न कर पाए। पर इससे बेकार चीज तो ये है कि जो स्टार अवे के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा क्रूल और टॉर्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो दूसरी कंट्रीज के न्यू कमर्स को मार सके। ये चीज काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग होती है और उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक
डेथ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उनका न्यू कमर्स को टॉर्चर करने का केवल यही पर्पस होता है, जिससे वो फिर से डीमन स्टार के अंदर लॉग इन करने से काफी ज्यादा डरने लगे। इस तरीके से वो दूसरी कंट्रीज के जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनके नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहते हैं कि तुम मुझे भले ही मार दो पर मैं कभी भी अब वहाँ पर नहीं जाना चाहता। ये सब सोचकर आलन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में कहती है, क्या मेरी बहन की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी है कि सबसे पहले उन्हें उस बीस्ट का सामना करना पड़ा। पर तभी वीजिंग उसे टोकते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी न्यू कमर्स के साइकोपैथिकल काउंसलिंग के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल इन्वेजन है। तो हमें इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा कि वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचने वाला। जिसके बाद सीन फिर से उन तीनों का होता है जो कि जंगल को रात में क्रॉस कर रहे थे। पर तभी कैंग को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ है और वो पीछे की तरफ मुड़कर कहता है, जाउजी कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वो अपनी रॉड को तैयार करते हुए कहता है कि वहाँ पर कुछ है, मैंने वहाँ पर कुछ देखा। ये देखकर वो दोनों कंफ्यूज थे। जाउजी कहता है कि काई आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, हम बस अभी अभी वहाँ से चलकर आए हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पर काई अपने घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नहीं, बस थोड़े से दूर। और वो अपनी रॉड को फुल स्ट्रेंथ के साथ थ्रो कर बहुत दूर तक फेंकता है, जिसकी वजह से वो जंगल को क्रॉस करते हुए एक चीज को जाकर टकराती है जो कि काफी ज्यादा दूर होती है। ये देखकर काई काफी ज्यादा खुश होता है और भागते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, चलो अब जाकर चेक करते हैं। पर वो दोनों अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। जाउजी कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम इतनी दूर तक नहीं देख सकते, तो आखिर तुमने वहाँ पर किस चीज को हिट किया होगा। काई तुम पागल तो नहीं हो गए, मैंने सही कहा ना। पर जैसे ही वो तीनों नदी किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक स्वर मरा पड़ा हुआ था जो कि लेवल 2 का था, जिसका एक्सपीरियंस मिलने की वजह से अब उसके पास 199 का एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे ही वो दोनों इसको देखते हैं तो जाउजी हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें तो ईगल की बन चुकी हैं, तुमने इतनी ज्यादा दूर से ही एक वाइल्ड बोर को देख लिया। सुआई कहती है कि वो भी लेवल 2 का वाइल्ड बोर। काई अपने रॉड को निकालते हुए कहता है कि इस चीज में कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है, ये केवल मेरी न्यू स्किल्स की वजह से हुआ है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि वो यहाँ पे वाइल्ड बोर के जो स्पाइन्स है उन्हें किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। वो यस पर क्लिक करता है तो उसके प्रोफेशन के स्किल के इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उसे दो स्किल्स मिलते हैं। और काई बताता है कि जो घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन है वो एक स्पेशल तरीके के इफेक्ट देती है, जिससे मैं टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकता हूँ और साथ ही मैं किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा दूर से भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। पर अगर मैं दूसरी भाषा में तुम्हें बताऊँ तब मेरे पास स्पाइन्स भी हैं, जिनसे मैं काफी ज्यादा दूर से ही लो लेवल एनिमीज को मार सकता हूँ और उन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। काई कहता है कि ठीक है, अब मुझे लेवल 3 पर पहुँचने के लिए बस थोड़े बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो चलो हम लोग चलकर थोड़े और मॉन्स्टर्स को मारते हैं। पर जूजी उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है ना कि हम लोग अभी भी लेवल 1 पर है। पर तभी पानी में हमें कुछ शेडोज को दिखाते हैं। एक आवाज आती है कि कैप्टन, हमारी सेकंड टीम सच में काफी ज्यादा लकी है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे हमारे लिए एक ट्रीट यहाँ पर बैठी होगी। तो चलो बाहर निकलते हैं और इनके साथ थोड़ी बहुत देर तक खेलते हैं। और तभी अचानक ही पानी के अंदर से कई सारे लोग निकल कर आ जाते हैं जो कि असल में स्टार अवे के हैं। वो तीनों ही उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। काई उससे पूछता है कि अगर तुम लोग कौन हो। तो एक आदमी अपने चाकू को निकालते हुए कहता है कि बच्चे, हमसे डरो मत, हम लोग बुरे इंसान नहीं है, हम लोग बस तुम्हारी छाती को चीरना चाहते हैं और तुम्हें पेड़ पर जब तक तुम्हारा खून पूरी तरह सूख नहीं चाहता तब तक के लिए टांगना चाहते हैं, या फिर मैं तुम्हारी खाल नीच लेता हूँ जिससे ह्यूमन फेस बीस्ट यहाँ पर आए और धीरे धीरे कर तुम्हें चाट कर तुम्हें पूरी तरह से मार डाले। ये सुनकर उसके सभी साथी हंसने लग जाते हैं और उन लोगों ने यहाँ पर उन तीनों को घेर लिया था। और तभी पानी के अंदर से एक और आदमी बाहर निकल कर आता है जो कि कहता है, अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर केवल बॉस इस बार एक ही चीज चाहते हैं। और काई उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो आदमी हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि जितने भी सियायांग के न्यू कमर्स हैं वो इस टेस्ट को यहाँ पर फेल कर जाएं। सुआई उस आदमी को देखकर काई को उसके बारे में बताती है कि मैं उन लोगों को जानती हूँ। देखकर लगता है कि ये सभी स्टार अवे के लोग हैं जो कि न्यू कमर्स को मारने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों के चेहरे पर उनका डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और सुआई आगे कहती है कि इसके अलावा मैं उनके लेवल्स को भी डिटेक्ट कर सकती हूँ जो कि लेवल 3 से भी ज्यादा है, और इसके अलावा वो लेवल 4 के भी हैं। और क्या ये तो लेवल 5 का है। काई परेशान होते हुए कहता है कि भले यहाँ पर कई सारे लोग क्यों ना हो, पर फिर भी असल में वो केवल लेवल 5 के ही एक्सप्लोरर्स हैं। पर जो मेरे करंट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो किसी भी लेवल 4 को यहाँ पर आसानी से मार सकते हैं, पर किसी भी लेवल 5 से यहाँ पर लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर स्टार अवे के लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हैं और जो उनका बॉस होता है वो एक भारी आवाज में कहता है, तो चलो भाइयों इसे शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो ये कहता है, काई और वो दोनों वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि अब केवल यही है जो कि हम कर सकते हैं। वो दोनों एक तरफ भागते हैं, काई दूसरी तरफ। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों अभी एक टीम बनाओ और हम लोग अभी यहाँ पर अलग अलग होकर भागेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, और काई एक तरफ भाग जाता है। ये देख उनका बॉस हंसते हुए कहता है, देखकर लगता है कि वो उड़ने में काफी ज्यादा तेज है। क्या सेंगयांग के
जितने भी लोग हैं वो सब इतने ज्यादा डरपोक है। जिसके बाद वो उनसे आगे कहता है कि दो लोग जो कि एक लड़का यहाँ से भागा है उसके पीछे जाओ और बाकी बचे हुए दो हमारे ट्रूप्स के लिए रहेंगे जिनको हम धीरे धीरे कर टॉर्चर करेंगे। ये सुनकर वो खुश होते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद हमें दो स्ट्रॉ अवे के लोगों को दिखाते हैं जो कि काई का पीछा कर रहे थे। वो काई को देखकर हंसते हुए कहते हैं सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज भागता है। तो दूसरा कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा जल्दी उसे पकड़ लेंगे। पर अचानक ही उन दोनों की नजरों के सामने से काई गायब हो गया था, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे और वो जंगल के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो। दूसरा कहता है कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, जैसे हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारे यहाँ पर पैर काटूंगा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले काई अपनी रॉड को जोर से उसकी तरफ फेंकता है, पर वो इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और कहता है कि ये रहा। लगता है कि ये बच्चा अभी भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं किसी भी न्यू कमर के किसी भी अटैक को आसानी से डॉज कर सकता हूँ। पर जैसे ये अटैक उसको लगता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा प्रेशर निकलता है और उसकी तलवार भी यहाँ पर दो टुकड़ों में टूट जाती है। इसकी वजह से वो दूर जाकर फेंकाता है, जो देखकर उसका साथी बहुत ज्यादा डर गया था। वो जाकर एक पेड़ से टकराता है और उसका साथी कहता है कि अगर तुम उड़ते हुए कैसे चले गए, क्या तुम ठीक हो। पर जैसे ही वहाँ पर धुआं छटता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो हैरानी के साथ कहता है कि ये आखिर यहाँ पर कैसे मारा जा सकता है। काई पीछे से कहता है कि एक अटैक और एक तुम में से मारा गया, क्या यही है स्टार वेव। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और काई पीछे से आते हुए कहता है जैसा मुझे लगा था तुम लोग असल में उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और उसके हाथों में वही स्पाइन्स थे जिनको देख कर ऐसा लगता है कि ये वुल्वरीन है। वो आदमी काई को देख कर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसको स्कैन करते हुए कहता है कि तुम कोई भी न्यू मेंबर नहीं हो सकते, आखिर तुमने लेवल 3 के एक मेरे टीममेट को कैसे मार दिया। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए जैसे ही काई को देखता है तो वो उसके लेवल्स और उसके स्टेट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका सिस्टम भी उसे वार्न करने लगा था। वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है कि मेरे लेवल 3 पर होने के बाद भी मेरे एट्रीब्यूट्स केवल 45 है, पर तुम तो एक न्यू कमर हो, तो आखिर तुम्हारे टोटल एट्रीब्यूट 60 पॉइंट तक कैसे हो सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरे से इम्पॉसिबल है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता और सही पहले काई अपने स्पाइन्स को उसके शरीर पर दे मारता है, जो कि उसकी छाती, सिर पर और पेट पर लगता है। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर के साथ वो यहाँ पर मारा जाता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है पूरे में वहाँ पर शांति छा जाती है। काई सोचता है कि आखिरकार मैंने इन सबको यहाँ पर हरा ही दिया। मेरे टोटल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर किसी लेवल 4 के कंपैरिजन में है, तो मैं किसी भी लेवल 3 को आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ। मैं जानबूझकर उन लोगों से अलग हुआ था जिससे मैं स्टार अवे के कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ खींच सकूं और लाकर उन्हें यहाँ पर मार सकूं, क्योंकि अभी भी लेवल 3 पर पहुँचने के लिए मुझे थोड़े बहुत और एक्सपीरियंस की जरूरत है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आने से पहले धरती पर इसके बारे में सीखा था, अचानक ही उन दोनों की बॉडी यहाँ पर गायब होना चालू हो जाती है। एआई उसे बताती है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली 2 एक्सप्लोरर्स को मार दिया है, तुम उनकी पर्सनल वॉच को यहाँ पर ले सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें पहनते हो या फिर उनके लूट को उनकी बॉडी के यहाँ पर गायब होने से पहले निकाल लेते हो। और जैसा कि तुमने यहाँ पर 2 एक्सप्लोरर्स को मार दिया है, इसकी मदद से तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और दूसरी पार्टी से तुम्हें डबल एक्सपीरियंस मिलेगा जब तक तुम उन्हें लूट सकते हो। ये सुनकर काई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं उनके एक्सपीरियंस को लूट सकता हूँ और किसी भी एक्सप्लोरर को मारने की वजह से किसी भी मॉन्स्टर को मारने से काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और मैं यहाँ पर जितने भी हैं उन सभी के अंदर से उनके 100 एक्सपीरियंस पॉइंट को यहाँ पर ले लूंगा। एआई उसे कहती है कि ठीक है, जिसके बाद हमें बताते हैं कि अब काई लेवल 3 पर पहुंच चुका है और हमें बताते हैं कि अब काई लेवल 3 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब अब उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो किसी लेवल 6 की तरह है। काई खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं लेवल 3 पर आ चुका हूँ और अब जो मेरे टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स है वो 76 तक है और जो स्टार अवे का लेवल 5 है वो जरूर 60 पॉइंट तक होगा। वो उनकी घड़ियों को निकालकर और अपने रॉड को वापस लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है इसका मतलब अब ये है कि आखिरकार अब मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि मैं जाओजी को और उसको जाकर बचा सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें जाओजी की हालत दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से खूना खून हो चुका था, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। सु आई उसको बार बार हील करे जा रही थी, पर अब उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी। पर वो लोग ये देख कर हंसते हुए कहते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट और एक डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग सियायांग के 2 टॉप प्रोफेशंस को जैसे ही हम लोग आएंगे उन्हें एनकाउंटर करेंगे। दूसरा कहता है कि सच में उनका कितनी ज्यादा अच्छा क्वालिटी करियर हो सकता था। तो उनका तीसरा साथी कहता है तो चलो अब इनको यहाँ पर मारने तक इनको टॉर्चर करना चालू करते हैं। सुआई बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो रोते हुए कहती है क्या काई जिसके पीछे 2 स्टार अवे के लोग गए थे, क्या वो सच में हमारे लिए वापस आएगा। जाओजी खूना खून उसे हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल वो जरूर आएगा, वो जरूर वहाँ पर भागता रहता है जब भी लड़कियों के पीछे भागने
भागने की बात आती है। पर जब भी उसके दोस्त या फिर रिलेटिव्स काफी ज्यादा बड़े खतरे में होते हैं, इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सिचुएशन कितनी ज्यादा बेकार है या फिर कितनी ज्यादा खतरनाक है, वो जरूर वहाँ पर आता है। और वो लोग उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहते हैं कि अब यहाँ पर खेलने का समय खत्म हो गया है, चलो अब इनकी खाल उतारना चालू करो। पर तभी काई वहाँ पर आ जाता है, जो कि जल्दी से अपने जो स्पाइंस होते हैं उन सभी के सिर में दे मारता है। ये देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज थे, पर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एक एक कर मरने लग जाते हैं। सुआई ये देखकर समझ जाती है कि ये सभी छोटे छोटे हॉर्न्स हैं। जाओजी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि काई यहाँ पर जरूर वापस आएगा। पर जो स्टारवे का बॉस था ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, क्या ये वही है जो कि सबसे पहले यहाँ पर भाग गया था? पर वो क्या अब यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर वापस आ चुका है? पर वो आसपास देखता है कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वो डरते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं देख पा रहा, आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कौन है? क्या ऐसा तो नहीं कि सेंगियान ने किसी न्यू प्रोफेशन को जन्म दिया हो जिससे वो भी नोवेस एरिया के अंदर आ सकते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और वो उल्टे पांव वहाँ से भागना चालू कर देता है और कहता है कि मुझे निकलना होगा जल्दी से जल्दी। ये देखकर वो दोनों भी कंफ्यूज थे कि अचानक ही उनका बॉस यहाँ से भागने लगा है। पर काई काफी ज्यादा भारी आवाज में उसके ऊपर अपनी रॉड को फेंकते हुए कहता है कि सबसे पहले तुमने यहाँ पर मेरे भाई को टॉर्चर किया और अब अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? नहीं, इस चीज का तो जरा सा सवाल भी पैदा नहीं होता, तुम्हें नर्क में जाना होगा। और ये कहकर वो जैसे उस भाले को फेंकता है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है कि जैसे वो जाकर स्टारवे की बॉस को लगती है उसके अंदर छेद हो जाता है और वो वहीं पर गिरकर मारा जाता है। अब स्टारवे के जितने भी लोग थे वो सभी के सभी वहाँ पर मारे गए थे, जिसकी वजह से पूरे में शांति छा जाती है। काई बाहर आते हुए कहता है कि स्टारवे के जितने भी लोग थे सभी मारे जा चुके हैं। सुआई, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? सुआई उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए। पर वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे जाओजी के बारे में बताती है कि वो सच में काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है और अब मैं उसे बिल्कुल भी यहाँ पर हील नहीं कर सकती। जाओजी खांसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे, पर अब लगता है कि ये समय है कि अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए तुम आगे बढ़ो। और ये कहकर जाओजी वहीं पर गिर जाता है। जाओजी मरने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ जो मेरा एडवेंचर था वो मेरी बेस्ट मेमोरीज थी। ठीक है, अब तुम लोग भी मेरा शेयर रख सकते हो। तुम लोगों ने इस ट्रायल को पास करने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और ये कहकर वो धीरे धीरे कर अपनी आंखें बंद करने लग गया था। ये देखकर जुआई बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, पर काई जाओजी को आवाज देता है और उसके ऊपर एक आदमी को जोर से पटकते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किस चीज के लिए इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो? ये देखकर जुआई हैरान हो जाती है और बेचारे जाओजी की हालत पहले से ही खराब थी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर काई उन लोगों को आगे बताता है कि मैंने जानबूझकर स्टारवे के 6 लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया था, जैसे तुम दोनों उन दोनों को यहाँ पर मारकर उनके एक्सपीरियंस को लूट कर सको, और जैसे तुम लोग यहाँ पर लेवल अप होगे तुम्हारी जितनी भी लाइफ है वो यहाँ पर रिस्वाइप हो जाएगी। सुआई कहती है कि हम लोग इस तरीके से भी एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लोरर को यहाँ पर मारकर। जाओजी कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है, यानी मैं बेकार में यहाँ पर शो ऑफ कर रहा था। वो कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है थोड़ी देर पहले ये स्टारवे के लोग यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब तुम्हारा समय है कि तुम यहाँ पर उनको टॉर्चर करो, वो भी उनकी लास्ट हिट तक। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो आगे कहता है इसका मतलब यही है कि अब तुम्हारे पास बिल्कुल सही समय है उन्हें वापस स्वर्ग पहुँचाने का। वो लोग जैसे ही अपनी आंखें खोल कर उन तीनों को देखते हैं तो उन तीनों की शक्ल काफी ज्यादा डरावनी सी लगती है। और काई उससे कहता है ये चीज सियायांग के लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिटर्निंग गिफ्ट जरूर देते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल में काफी लंबे समय से ही है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग किस तरीके के शैतान हैं, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। जिसके बाद हमें सिटी एल के स्टारवे के डिपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग ड्यूमिस स्टार के ऊपर गए हुए थे वो सभी एक एक करके उठना चालू हो जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो कहते हैं कि जो सेयांग के न्यू कमर्स है उन लोगों ने हमें धीरे धीरे करके मार दिया, वो तो हम लोगों से भी काफी ज्यादा क्रूर निकले, उनने मेरे एक्सपीरियंस को भी लूट लिया और मुझे वहाँ पर मार दिया। सिटी एल का सुपरवाइजर ये देख कर उसका मुँह खुला का खुला रह गया था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्टारवे को भी यहाँ पर कोई टॉर्चर कर सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि सेयांग के अंदर कोई न्यू प्रोफेशन को जन्म दिया हो जिससे वो स्टारवे के खिलाफ जा सकते हो? और उसी समय हमें सेयांग किंगडम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ली डाटा को देखकर कहते हैं इस वॉच के डाटा को देखकर ऐसा लगता है कि जो कि सुया ने अभी अभी भेजा है, कि सुया और उसकी जितने भी टीममेट्स थे उनने अभी अभी यहाँ पर स्टारवे का सामना किया है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये चीज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर सुप्रीम कमांडर उससे कहते हैं कि ऐसा कोई
कोई भी न्यू कमर नहीं है जो कि स्टार अवे से आज तक बच पाया हो, इसलिए तुम्हें साइकोपैथिक काउंसलिंग के लिए तुरंत ही तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। पर प्रोफेसर ली हंसते हुए कहते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं कह रहा था, मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि जो डाटा अभी सुआ ने यहाँ पर भेजा है कि लोगों के स्टार अवे का सामना करने के बाद भी उन लोगों में से अभी तक कोई भी नहीं मरा है, इसके बजाय असल में उनके लेवल्स तो यहाँ पर अपडेटेड हो गई हैं। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहती है क्या? सुप्रीम कमांडर कहते हैं कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर लेवल अप किया हो, और वो भी इस सब के बाद कि उन लोगों ने यहाँ पर अभी अभी स्टार अवे का सामना किया है। क्या उन लोगों ने यहाँ पर उनके मॉन्स्टर का शिकार करने में उसकी मदद करी है? प्रोफेसर ली उससे कहते हैं कि नहीं, सुआ ने अभी अभी 2 बार लेवल अप किया है। इस चीज के ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसने मॉन्स्टर का शिकार किया हो। तो क्या आपको इस चीज के ऊपर यकीन है कि जरूर उन लोगों ने ऐसा किया होगा? जरूर सुआ ने यहाँ पर स्टार अवे के ग्रुप के लोगों को मारा होगा। ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सुप्रीम कमांडर जिसमें पानी पी रहे थे वो ग्लास यहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में खड़े होकर जल्दी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि सुआ की टीम का जितना भी डाटा है मुझे जल्दी से दिखाओ। फिर जितने प्रोफेसर होते हैं वो यहाँ पर डाटा को शो करना चालू करते हैं। सुप्रीम कमांडर ये देखते हैं कि उन तीनों के डाटा यहाँ पर दिखाना चालू कर चुके हैं, पर वो ये देखकर हंसते हुए कहते हैं कि सच में वो लोग लेवल 3 पर है। पर अगर उन लोगों ने यहाँ पर स्टार अवे को नहीं मारा होगा तो ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि वो इतने ज्यादा कम समय में 2 बार लेवल अप कर सके। पर सू लेंग कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सुआ का जो प्रोफेशन है वो नॉन कॉम्बैट वाला प्रोफेशन है और एक मार्शल आर्टिस्ट का डैमेज भी इतना ज्यादा हाई नहीं होता। यहाँ पर जितने भी स्टार अवे के लोग थे उन सभी को काय ने यहाँ पर घायल किया था। ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग सा नहीं है? सुप्रीम कमांडर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे कहते हैं कि मेरे गट्स मुझसे ये कह रहे हैं कि जरूर यहाँ पर ये सब करने वाला केवल काई है, पर आखिर उसकी लेवल और ऑक्यूपेशन यहाँ पर अननोन क्यों है? आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर ली कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर क्या वजह है कि हमें काई की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि जितने प्लेयर्स होते हैं जो कि डेविल स्टार के ऊपर जाते हैं उनकी वॉचेस से ही हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पर काई ने यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वॉच को इस्तेमाल किया है, और क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो वॉच थी उनके सर्वर काफी लंबे समय पहले ही बंद हो चुके हैं, इस चीज को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए उसे इंटरनेट से कनेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हमें उसकी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सू लेन ये देखकर कहती है कि सच में इस चीज को इतना ज्यादा हो चुका है। सुप्रीम कमांडर ये देखकर हंसते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो उन लोगों से कहता है कि जाओ जाकर रियल लाइफ में काई की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में पता लगाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर असल में ये इंसान है कौन। जिसके बाद हमें जाओजी को दिखाते हैं जिसकी कंडीशन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो खुश होते हुए कहता है कि काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मैं लेवल अप हो जाऊंगा तो मेरी फुल हेल्थ वापस रिकवर हो जाएगी। सुआ भी खुश होते हुए कहते हैं कि मुझको भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जाओजी आगे कहता है कि इसके अलावा मुझे एक प्रोफेशनल स्किल मिला है अर्थ शेकर, इसकी मदद से मैं आसपास के जितने भी एनिमीज होंगे उन सभी को हरा सकता हूँ। ये काफी ज्यादा औसम है। सुआई भी आगे कहती कि मैंने भी अपने एक प्रोफेशनल स्किल को यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम डॉक्टर्स हार्ट है, और अब मेरी हीलिंग एबिलिटीज भी पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। कैंग हंसते हुए कहता है कि जैसा मुझे लगा था डॉक्टर का जो प्रोफेशनल स्किल है वो बिल्कुल भी फैंसी नहीं होता, वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। पर जाओजी अब काई का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब जो मेरा लेवल अप है वो तुमसे ज्यादा हो चुका है, तो क्या इसका मतलब अब मैं भी अगली बार मुझे स्टार अवे के लोग मिलते हैं तो मैं भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से हरा सकता हूँ। वो ये सुनकर बुरा सा मुंह बना लेता है, जिसके बाद वो अपना पैनल दिखाते हुए कहता है तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम सच में लेवल 3 पर होकर स्टार अवे के किसी इंसान को हरा सकते हो? मैं पहले ही लेवल 4 पर आ चुका हूँ, जरा मेरे एट्रीब्यूट्स देखो। उसके एट्रीब्यूट्स देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि अभी अभी तुम लेवल 2 पर थे, आखिर तुम लेवल 4 पर कब पहुंच गए? सुआई भी उससे कहती है कि अब तुम्हारे टोटल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर 96 हो चुके हैं। अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो लेवल 8 के प्लेयर के जितने होंगे। काय बताता है कि जब मैं यहाँ से वापस गया था तो मैंने स्टार अवे के 2 लोगों को मारा था जिससे मैं लेवल 3 पर पहुंच गया था, पर जब मैं वापस आया तो मैंने लेवल 5 के उनके बॉस को मारा जिसके बाद मैं लेवल 4 पर आ गया। जाओजी बुरा सा मुंह बनाते हुए परेशान होकर कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, आखिर ये हर बार मुझसे औसम कैसे रह जाता है? पर सुआई उससे कहती है कि आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो काय इसके बारे में सोचकर उससे कहता है कि मैंने सुना था कि उनके कैप्टन ने कहा था कि ये उनकी सेकंड टीम है, तो इसका यही मतलब है कि हमें स्टार अवे की जो फर्स्ट टीम है उसको भी हंट डाउन करना होगा। ये सुनकर वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर हमें 12 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं नोबिस एरिया के अंदर, जहाँ पर स्टार अवे की पहली टीम जिन्हें इसके बारे में पता चल गया था कि उनकी जो सेकंड टीम है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया
गया है। इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हुए हंसकर इधर उधर घूम रहे थे और वहाँ पर जो उनकी टीम के काफी ज्यादा लोग थे वो लेवल 5 पर थे। पर उनका जो बॉस था वो उससे कहता है कि इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि पहले ही हमारे सुपीरियर इसके बारे में बता चुके हैं, इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और ध्यान देने की जरूरत है। तो वो हंसते हुए कहता है कि आखिर हमें अब यहाँ पर किस तरह की डिफेंस को रखने की जरूरत है। नोबेस एरिया में हमारे जैसे 5 लेवल की जो इंसान होंगे, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान भी यहाँ पर आकर उन्हें हमसे बचा सकता है? पर दूर से ही वो तीनों इसको चुप कर सुन रहे थे। जाओजी परेशान होते हुए कहता है कि तुम पूरी तरह से श्योर हो कि यहाँ पर तुम स्टार अवे के 9 लेवल के लोगों से लड़ना चाहते हो? जुआई तो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर काई उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि जो मेरी एबिलिटीज और एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर उनको मारने के साथ साथ मैं तुम्हें यहाँ पर बचा भी सकता हूँ और एविक्यूएट भी करवा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इनको नहीं मारते हैं तो ये हमारी कंट्रीज के बाकी जो न्यू कमर्स होंगे उनको मारेंगे। और ये कहकर वो आगे भागते हुए कहता है, इसलिए पीछे खड़े होकर अपने आप को सावधान रखने के बजाय सबसे पहले आकर सबसे पहले अटैक करना चाहिए। और वो काफी तेजी से भागते हुए स्टार अवे की टीम की तरफ बढ़ने लगता है। उनका लीडर पीछे की तरफ देख लेता है और कहता है, लगता है कि कोई हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जैसे वो सभी के सभी देखते हैं, वो देखकर कहते हैं, देखकर लगता है कि मैंने यहाँ पर एक लेवल 4 की न्यूबी को ढूंढ लिया है। पर एक आदमी कहता है कि लेवल 4 का न्यूबी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वही इंसानों में से एक है जिसने हमारी टीम 2 को यहाँ पे पूरी तरह वाइप आउट कर दिया था। उनका बॉस हंसते हुए कहता है कि हम लोगों ने तो यहाँ पे एक मेजर डिस्कवरी कर ली है। और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि अलर्ट रहो और इसका पीछा करो। अगर हम लोगों ने इसको पकड़ लिया तो हमारी मिलिट्री के लिए ये काफी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट होगी। ये सुनते ही उसके जितने भी साथी थे वो सब काई की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और काई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि स्टार अवे के लोग फॉर्मेशन मेंटेन करने के बारे में जानते भी हैं। हमने जो प्रीवियस प्लान बनाया था उसमें मैं अपने दुश्मनों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेकर आऊंगा और जैसे जाओजी को यहाँ पर मौका मिलेगा वो अपने प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अर्थ शेकर को इस्तेमाल करेगा, जिससे वो यहाँ पर सभी को हरा देगा। और मैं इसी एडवांटेज का मौका लेकर कि यहाँ पर जितने भी स्टार अवे के लोग हैं वो सभी नॉकआउट हो जाएंगे, उन सभी को हम लोग मिलकर मार देंगे। पर देखकर ऐसा लगता है कि स्टार अवे के लोग काफी ज्यादा दूर हैं, इसलिए अगर जाओजी यहाँ पर सभी लोगों को एक ही बार में नॉकआउट नहीं कर पाया तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार अवे का इंसान जो कि यहाँ पर बच जाएगा वो जरूर यहाँ से निकल कर भाग जाए। पर इसके अलावा मैंने इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल कर रखा था। इसलिए वो जल्दी से रुकता है और कहता है, इसलिए अगर हमें जितने भी स्टार अवे के लोग हैं उन सभी को यहाँ पर खत्म करना है। इसलिए वो अपनी एनर्जीज को रिलीज करते हुए तेजी से उन सब की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और साथ ही कैंग आगे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने कुछ खून के साथ गैम्बल करना होगा। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनका एक आदमी कहता है, आखिर ये लड़का वापस हम लोगों की तरफ भागकर क्यों आ रहा है?